गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, हम लोग अभी तक इलिंगम डायग्राम तक का टॉपिक कर चुके हैं। हम लोग रिफाइनिंग पढ़ चुके हैं, बेनिफिकेशन ऑफ ओर पढ़ चुके हैं, सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक इस यूनिट का बचता है, और जहां पर हम लोगों को एक्सट्रैक्शन करना है इंपॉर्टेंट 4 मेटल्स का। द फोर मेटल्स आर मेनली, फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, देन आयरन, आफ्टर देन कॉपर एंड जिंक। इन 4 मेटल्स हम लोगों को एक्सट्रैक्शन करना है, और वो हम लोग करने के बाद हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है। सो आज की क्लास में हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक आज का, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो आप लोगों को पता है जो एल्यूमिनियम है दैट इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल। ये हमारी अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली मेटल है। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आई? अच्छा, एल्यूमिनियम की जो ओर होती है कौन कौन सी होती है ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं, दैट इज द बॉक्साइट, फेल्डस्पर एंड क्रायोलाइट, एंड दीज आर द केमिकल फॉर्मूलाज। क्लियर आप लोगों को? सो हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले आप मान के चलो कि मुझे एक ओर मिली, और वो एल्यूमिनियम की ओर थी। क्लियर आप लोगों को? तो उस ओर के ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस ओर की बेटा बताइए, क्रशिंग एंड, बोलिए बेटा, ग्राइंडिंग, यही करेंगे। अरे बोलिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसका बेनिफिकेशन ऑफ, और बेनिफिकेशन ऑफ और हम लोगों ने किया था जब एल्यूमिनियम मेटल्स के लिए, तो मैंने वहां पर एक प्रोसेस का नाम बताया था, बेयर्स प्रोसेस। तो हम लोग इसकी जो बेनिफिकेशन करेंगे वो किससे करेंगे? बेयर्स प्रोसेस से करेंगे। तीसरा, अगर मैं बात करूं बेनिफिकेशन के बाद हम लोगों को क्या करनी है? क्रूड मेटल निकालनी है। और क्रूड मेटल के लिए हम लोगों को क्या, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? रिड्यूसिंग एजेंट की। और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो अपना कौन होगा बेटा? कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा भाई, यहां पर हम देखेंगे कार्बन होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर मैं अब इसके रिड्यूसिंग एजेंट की जो बात करता हूं, ये एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को हम लोग हाल-हार्लॉट प्रोसेस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं बेटा? हाल। तो हम लोग इसकी जो स्मेल्टिंग, या मैं आप लोगों से कहूं इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, वो बाय यूजिंग कौन सी प्रोसेस? हाल-हार्लॉट प्रोसेस। और लास्ट बेटा हम लोग क्या करेंगे? इसकी रिफाइनिंग करेंगे। और रिफाइनिंग करने के लिए बेटा एक मेथड है, दैट इज द हुप्स मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? हुप्स मेथड। तो इन मेथड्स के जरिए हम लोग क्या करेंगे? हमारे एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और से बिल्कुल प्योर मेटल निकालने के लिए हम लोग कुछ इन प्रोसेसेस से गुजरेंगे। क्लियर है आप लोगों को? सो अभी तक हम लोगों ने बात की कि ओर से सबसे पहले क्या करेंगे? उसको क्रश और ग्राइंड करेंगे। आफ्टर देन हम लोग बेनिफिकेशन ऑफ ओर करेंगे बेयर्स प्रोसेस से। बेयर प्रोसेस को मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मैंने ये बेयर प्रोसेस पहले की वीडियोस में बता चुका हूं, जब हम लोगों ने लीचिंग पढ़ा था, बेनिफिकेशन ऑफ ओर्स के मेथड पढ़ा था। तो अभी मैं आप लोगों को बेयर प्रोसेस नहीं बताऊंगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं सीधा हाल-हार्लॉट प्रोसेस के ऊपर आते हैं, जहां पर हम लोग क्रूड मेटल निकालेंगे। समझ में आ गई? कहां से? बेनिफिकेशन जो अपने पास ओर थी, प्योर ओर थी, उससे हम लोग क्या निकालेंगे? क्रूड मेटल को निकालेंगे। तो कौन सी प्रोसेस का यूज करेंगे? हाल-हार्लॉट प्रोसेस। और उसके बाद आज की क्लास में हम लोग हुप्स मेथड को भी पढ़ेंगे। तो ये दो मेथड्स मैं करा रहा हूं एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के। बेयर प्रोसेस को मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि इस प्रोसेस को हम लोग लीचिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लियर है आप लोगों को? जहां पर आप लोगों ने लीचिंग के अंदर बेयर प्रोसेस पढ़ा था, और दूसरा एक आप लोगों ने और पढ़ा था, वो था मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, जहां पर आप लोगों ने कहा था प्रीशियस मेटल सिल्वर और गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए या उनकी बेनिफिकेशंस के लिए हम लोग इसको यूज करते थे। क्लियर है? तो आप लोग जरा देखना मेरी प्रीवियस वीडियो को, जहां पर आप लोगों को लीचिंग के बारे में पता चलेगा। क्लियर है? तो जब आप देखिए अब हाल-हार्लॉट प्रोसेस क्या होती है और उसको समझिए। So this is the Hall-Harlot process and it is the apparatus जिसके अंदर हम लोग प्रोसेस को करेंगे। क्या है जरा देख लीजिए बेटा। सबसे पहले मैंने है ना ये एक आयरन टैंक बनाया हुआ है, लोहे का टैंक बनाया हुआ है ये पूरा। क्लियर आप लोगों को? एक लोहे का टैंक है ये पूरा, और इस लोहे की टैंक के अंदर की साइड मैंने कार्बन की लाइनिंग की हुई है। क्लियर है? किसकी लाइनिंग की हुई है बेटा? कार्बन की लाइनिंग की हुई है। और जो कार्बन की लाइनिंग की हुई है वो बिहेव करती है कैथोड की तरह। किसकी तरह बिहेव करती है? कैथोड की तरह। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ, दैट इज द मोल्टन Al2O3 प्लस Na3AlF6। दिस इज द क्रायोलाइट। क्लियर है? तो हम लोग क्रायोलाइट इसके अंदर इसलिए ऐड कर रहे हैं
कि एक तो ये एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और दूसरा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करेगा बेटा, बोलिए, इंक्रीज करेगा। दोनों प्रोसेस के लिए हम लोग, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल हार्लोट प्रोसेस, या हम लोग बात करें यहां पर कि एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के अंदर हम क्रायोलाइट का क्यों यूज करते हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा, तो कहोगे कि मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने बेटा यहाँ पर एक ग्रेफाइट की 3 रोड लगाई है और इनको कनेक्ट किया है एनोड की तरफ। समझ में आ गया आप लोगों को, एनोड की तरफ कनेक्ट किया है, और उसके ऊपर कुछ हम लोगों ने पाउडर्ड कोक डाली है। पाउडर्ड कोक इसलिए डाली कि रेजिस्टेंट हो जाए एटमॉस्फेयर से ना, बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्ट ना हो। क्लियर, इसलिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसके अंदर बाहर से कोई भी इंप्योरिटीज है या कोई दूसरी गैसेज इसके लिए इंटरफेयर नहीं करेगी इसकी प्रोसेस के अंदर। क्लियर है, तो पाउडर कोक डाला है। तो अभी इसका ये पूरा सेटअप था जो हम लोगों ने बात की। क्लियर है। अभी जरा देखते हैं क्या चीजें होती हैं। अभी सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कैथोड पे रिएक्शंस होंगी, और जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो भरा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट मेनली Al2O3 ये डिसोसिएट होगा किसमें, Al3 पॉजिटिव। ठीक है, और Al3 पॉजिटिव तुरंत कहीं से भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, मैं बताऊंगा कहां से आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स भी, और तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम सारा कहां पर जाकर इकट्ठा होगा, कैथोड पर, और कैथोड किसका बना हुआ है, कार्बन लाइनिंग का। तो इसका मतलब मोल्टन एल्यूमिनियम धीरे धीरे खाने लगेगा इस कार्बन लाइनिंग की तरफ, तो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, तो सारा मोल्टन एल्यूमिनियम धीरे धीरे खाने लगेगा नीचे की तरफ। अब जब ये इलेक्ट्रोलाइट टूटा होगा तो वहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई होगी, आपको पता है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि Al2O3 था। अरे क्लियर है आप लोगों को, यहां तक की बात समझ में आई। तो अब आप लोग एनोड पर जो कार्बन की रोड बनी हुई है वो क्या करेंगी, O2 जो यहां से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी या O2 नेगेटिव आयंस जो यहां से रिलीज होंगे, उन तुरंत उनको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और क्या बनाएगी, CO बनाएगी। अरे बोलिए, या मैं आप लोगों से कहूं कि C+2O2 नेगेटिव 2 को करेगी तो कौन सी गैस रिलीज करेगी, CO2 गैस रिलीज करेगी। क्लियर है आप लोगों को बात। तो कैथोड पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ, और एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, CO या CO2 गैस निकलेगी। क्लियर है। तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो Al2O3 था जिसने क्या किया, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम की कार्बन की रोड थी वो बिहेव कर रहा है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और यहां पर क्या बनेगा, Al प्लस CO2 लिख देते हैं। क्लियर है आप लोगों को। तो ये इस प्रकार से हम लोग एल्यूमिनियम को एज ए क्रूड मेटल निकालते हैं बाय यूजिंग हाल हार्लोट प्रोसेस। स्पेलिंग देख लेना भाइयों, हाल हार्लोट प्रोसेस। क्लियर। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाल हार्लोट प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ गई। रिएक्शन को बैलेंस हो जाएगी आप लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और अगर करना भी चाहो तो भैयों कैसे हो जाएगी, 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे, 3 CO2, 3। क्लियर है आप लोगों को। अरे बोलिए, ऑक्सीजन 6 हो गए, तो यहाँ पर इसके एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये मेथड था जिसमें हम लोगों ने क्रूड मेटल निकाली। अब हमारे पास क्या है, ये क्रूड मेटल आई है। अब इस क्रूड मेटल की हम लोगों को क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है। और रिफाइनिंग करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है, और उस मेथड को हम लोग बोलते हैं हुप्स मेथड। जरा देखिए। सो बेटा, दिस इज ए न्यू apparatus फॉर रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, और इसका नाम है बेटा हुप्स सेल। क्या नाम है, हुप्स सेल। क्लियर आप लोगों को। तो हुप सेल्स क्या है, जरा देख लीजिए, इस चीज को भी समझिए। ये बिल्कुल सेम तरह हाल हार्लोट प्रोसेस की तरह, वहां पर 3 इलेक्ट्रोड लगाई हुई थी मैंने ग्रेफाइट की, यहाँ पर मैंने 5 इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई हैं। क्लियर है। और वहां पर मैंने भी इलेक्ट्रोड्स को एनोड से कनेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर कैथोड से कनेक्ट किया है, और कार्बन लाइनिंग को एनोड से कनेक्ट किया है। क्लियर आप लोगों को। ये आयरन का ही टैंक बना हुआ है, यहाँ पर मैंने एक फनल लगाई हुई है जिसके अंदर से मैं इम्प्योर एल्यूमिनियम को नीचे डालूंगा। क्लियर है। तो यहां पर क्या आएगा, इम्प्योर एल्यूमिनियम आएगा। इसको अब हम लोग हीट करेंगे, तो इसके अंदर से जितने भी प्योर एल्यूमिनियम था, इसमें से एल्यूमिनियम निकलेगा, और एल्यूमिनियम निकलकर किधर माइग्रेट करेगा, कैथोड की तरफ। तो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, तो ये एल्यूमिनियम कैथोड का है, ये आयरन रोड जो कॉपर रोड है ऊपर की तरफ जाएगा। अरे बोली, इन्हीं के ऊपर तो डिपॉजिट होगा, तो यहां पर चारों तरफ आपका प्योर एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा। उस प्योर एल्यूमिनियम को यहां से मैं बाहर निकाल सकता हूं। क्लियर आप
लोगों को, इम्प्योर एल्यूमिनियम नीचे आएगा, प्योर एल्यूमिनियम ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट कहां पर होगा? कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। क्लियर है? आप लोग यहां से जो एल्यूमिनियम निकालोगे बेटा वो 99% प्योर फॉर्म में मिलेगा आप लोगों को। क्लियर है? और जो इंप्योरिटीज है या मोल्टन फ्लोराइड्स है वो बीच में रहेंगे। तो 3 लेयर बनती है, एक इंप्योर एल्यूमिनियम जो सीधा आप लोग डालते हो, उसके अंदर से फिर गर्म करती है चीजें, मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद ये कहां जाएगी? ऊपर की तरफ जाएंगे। तो एल्यूमिनियम जो है वो हमारा कहां जाएगा? टॉप पे, और बीच वाले पे इंप्योरिटी सच एज फ्लोराइड्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए, वो हमारे कहां रह जाएंगे? बीच वाले लेयर के अंदर। क्लियर है? तो इस सेल को हम लोग हुप्स सेल बोलते हैं, और इस प्रोसेस के जरिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? प्योर एल्यूमिनियम। दोबारा से मेरी सारी बातों को देख लीजिए बेटा। बॉक्साइट ओर निकाली मैंने, क्लियर है? उस बॉक्साइट ओर को मैंने क्रश और ग्राइंड किया, ध्यान से समझना चीजों को। ग्राइंडिंग की, उसके बाद बेनिफिकेशन किया, और बेनिफिकेशन में कौन सी मेथड अप्लाई किया मैंने बेटा? बताइए, बेयर्स प्रोसेस। मैंने नहीं करवाई, मैं पहले बता चुका हूं, पहले की वीडियोस के अंदर है, देख लेना। बेयर प्रोसेस करने के बाद बेटा मैंने उसके ऊपर कराई हाल हार्लोट प्रोसेस, और लास्ट में बेटा मैंने हुप सेल से उसकी रिफाइनिंग की है। ये 4 स्टेप में होती है प्रोसेस। यहां पर इंप्योर ओर थी ये, जब मैंने इसकी क्रशिंग और ग्राइंड की, इंप्योर ओर थी। बेनिफिकेशन पे कैसी ओर आ गई मेरे पास? प्योर ओर। हाल अनलोड किया तो मेरे पास कैसी आई? इंप्योर मेटल आ गई। और जब मैंने हुप सेल पे अप्लाई किया तो मेरे पास कैसी मेटल आई? बिल्कुल प्योर मेटल, 99% प्योर मेटल निकली थी इस प्रोसेस से। तो इस प्रकार से हम लोग एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में देखा आप लोगों ने। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं आयरन के एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो आयरन का एक्सट्रैक्शन हम लोग अभी कर लेते हैं, जरा देखिए उस चीज को भी। बेटा ये हम लोगों के पास एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का एक पार्ट है, जहां पर हम लोग चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इसका डायग्राम बनाया है, इसकी प्रोसेस भी मैंने आप लोगों को बताई है, और अब हम लोग इसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे पूरा, और क्या है इसके अंदर जरा देखिए। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, तो आयरन सबसे पहली बात हमारा सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर। उसके बाद आयरन की कुछ और है, हेमेटाइट और है, मैग्नेटाइट और है, आयरन पायराइट है जिसको हम फुल्स गोल्ड भी बोलते हैं, लिमोनाइट और है जिसको बोलते हैं Fe2O3.3H2O, सिडेराइट है FeCO3। क्लियर आप लोगों को? सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं आयरन जो पाया जाता है वो FeS2 की फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर आप लोगों को? लेकिन इसमें सल्फाइड की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से, हम इस ओर को यूज नहीं करते एक्सट्रैक्शन के पर्पस के लिए। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अब इसकी एक्सट्रैक्शन फिनोमिना कैसे स्टार्ट होगा समझेंगे हम लोगों को। तो सबसे पहले जो मैंने एक और ही आयरन की, मैं भी हेमेटाइट और ले सकता हूं, मैं भी मैग्नेटाइट और ले सकता हूं, उस और को मैं क्या करूंगा? क्रशिंग और ग्राइंडिंग करवाऊंगा। सबसे पहला काम वही है। ठीक है बेटा? उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? इसकी बेनिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसकी बेनिफिकेशन। और बेनिफिकेशन करने के लिए आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि हमारे पास कुछ मेथड्स थे, चाहे वो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड हो, हाइड्रोलिक वाशिंग हो, फ्रोथ रोटेशन हो, और अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो। क्लियर है? तो हम लोग अगर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला रख रहा है तो हम इसके बेनिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका बेनिफिकेशन करेंगे, और बेनिफिकेशन जैसे ही करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी? प्योर और आ जाएगी, इंप्योरिटीज गेम पार्टिकल्स उसके अंदर से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो जरा देखिए, अब जब मेरे पास ये चीज यहां पर हो चुकी है, बेनिफिकेशन कर लिया तो प्योर और आ चुकी है। अब उस प्योर और का बेटा मैं कैल्सिनेशन करूंगा। अब कहोगे सर कैल्सिनेशन तो आप लोगों ने कार्बोनेट और के लिए किया था। बिल्कुल सही बात है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट और के लिए ही होता है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कैल्सिनेशन के साथ साथ कुछ और भी काम होते हैं जब हम कैल्सिनेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उसके अंदर जितनी भी वोलेटाइल इंप्योरिटीज है वो सारी रिमूव हो जाएंगी। क्लियर आप लोगों को? तीसरी अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं कि जो वो और है वो ज्यादा पोरस नेचर की बन जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसका कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा? लास्ट प्रोसेस हम लोग उसकी क्या करेंगे? जब कैल्सिनेशन करेंगे तो ऑक्साइड्स आएंगे मेरे पास। उन ऑक्साइड्स की मैं क्या करूंगा? स्मेल्टिंग करूंगा। क्या करूंगा? स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग कैसे होती है या पूरा प्रोसेस क्या होती है बेटा? उसके पास मेरे पास एक ये फर्नेस है, भट्ठी है एक, जिसके अंदर हम लोग यूज करते हैं
एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, जिसको हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में। ये भट्टी क्या होती है, ऊपर कप की शेप की कुछ बना हुआ होता है जिसके अंदर हम लोग चार्ज डालते हैं। अब ये चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है 8 पार्ट तो हमारे होंगे ओर के, ठीक है बेटा, 4 पार्ट होगा हमारा कोक का और 1 पोर्शन होगा बेटा किसका, कोक सॉरी लाइमस्टोन का। क्लियर आप लोगों को? तो 8:4:1, ये मैं उल्टा लिख दिया है, पहले कोक लिख लो और फिर बेटा लाइमस्टोन। क्लियर आप लोगों को? तो 8 पार्ट किसके मिलेंगे, ओर के, 4 पार्ट किसके, कोक के, और 1 पोर्शन किसका मिलेगा, लाइमस्टोन का। इन तीनों के मिक्सचर को मैं क्या बोलूंगा बेटा, चार्ज बोलूंगा, और इनको मैं क्रश और ग्राइंड किए हुआ हूं। समझ में आ गया आप लोगों को बात? अब सबसे पहले जब मैं इसके अंदर चार्ज ऐड करता हूं, क्लियर, बाद की बात करेंगे चार्ज ऐड करने पर। बेटा इसकी जो ये बाहर की है, ये ईंटों से बनी हुई भट्टी है, ये फायर ब्रिक्स बनी हुई है, यहाँ पर ये सब भट्टी बनी हुई है पूरी। यहां से ब्लोअर्स लगे हुए हैं। ब्लोअर्स क्या करते हैं, इसके अंदर से है ना हॉट एयर पास करते हैं, और वो हॉट एयर क्या करती है, इस भट्टी के टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो वो हॉट एयर यहां से रिमूव होगी, तो जहां से रिमूव होगी वहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलोगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अरे बोलिए, कम होता जाएगा ना? तो समझिए चीजों को। अब देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब मैं यहां से चार्ज पार्टिकल डाल रहा हूं, क्रश और ग्राइंड की भी और डाल रहा हूं, तो 875 केल्विन टेम्परेचर के आसपास जितनी भी उसके अंदर ऑक्साइड्स और है, चाहे वो Fe ऑक्साइड की फॉर्म में हो, आयरन Fe2O3 की फॉर्म में हो, वहां पर CO यूज होती है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और वो उस CO रिड्यूसिंग एजेंट को तुरंत किस में कन्वर्ट कर देगी, Fe में कन्वर्ट कर देगी। समझ में आ गया आप लोगों को? Fe में, और बाहर कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस, और CO2 गैस बेटा यहां से अपनी क्या होती रहेगी, बाहर निकलती रहेगी। अब मुद्दा ये आया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा कहां से, ये यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो इसको भी समझते हैं बेटा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड्स कहां से आए, इस बात को जरा समझिए बेटा। मैं यहां से गर्म हवा डाल रहा हूं, तो कोक के पार्टिकल्स नीचे आएंगे। अब जैसे ही कोक के पार्टिकल्स नीचे आएंगे, वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, CO2 बनाएंगे, और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन होती है, और साथ के साथ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की भी होती है, और जब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की होती है तो यहाँ का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है? तो ये जो CO2 गैस यहाँ से रिलीज हुई है, ये CO2 गैस धीरे धीरे किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, तो रास्ते में इसको कोक पार्टिकल्स और आते हुए मिलते हैं, तो जो कोक पार्टिकल्स रास्ते में आ रहे थे, वो इस CO2 गैस को तुरंत किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स में। नियर बाई अबाउट अगर मैं बात करूं 1570 केल्विन टेम्परेचर के आसपास। क्लियर आप लोगों को? तो ये जो प्रोसेस थी, CO2 में कोक ऐड किया, जो रास्ते में कोक आ रहे थे, उन वहां से नीचे से CO2 जा रही थी, ऊपर से चार्ज डाला था, तो कोक आएंगे, कोक पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होगी, और वहां से क्या कर देगी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करेगी। और ये जो प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक नेचर की है, और वहां पर टेम्परेचर को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। और ये जो टेम्परेचर को डिक्रीज हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर सफिशिएंट था आयरन के, या आयरन का मेल्टिंग पॉइंट के लिए। आयरन का मेल्टिंग, आयरन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है? अब आयरन मेल्टिंग स्टार्ट, आयरन यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा 1500 केल्विन टेम्परेचर के आसपास। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या चीज हुई, तो यहाँ पर रास्ते में कौन आ रही थी, कोक आ रही थी। अरे बोलो, आ रही थी ना? ऊपर से आपने जब चार्ज डाला तो उसमें कोक आ रही थी, तो वो कोक क्या करेगी, जितने भी आयरन मेल्ट हुआ है ऑक्साइड्स की फॉर्म में, उनके यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी, और जब वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी, तो ये अपने पास आयरन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, प्योर आयरन निकल जाएगा। अरे बोलिए भाई, आयरन आ गया। क्लियर आप लोगों को? तो ये इस प्रकार से आयरन। तो अभी देखो, आप लोगों ने देखा लो टेम्परेचर पर भी रिड्यूसिंग एजेंट कौन बिहेव कर रहा था, CO, और हाई टेम्परेचर पर कोक इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग इलिंगम डायग्राम में पढ़ चुके हैं ये बात। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अभी उसके अंदर हम लोगों ने, अगर मान लो कुछ और भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, तो हम लोगों ने वहां पर लाइमस्टोन डाला था। तो अबाउट नियर अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ 1270 केल्विन टेम्परेचर के आसपास, तो वहां पर आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस के अंदर, और SiO2 यहां पर किसका काम कर रहा है बेटा, बोलिए, फ्लक्स का। सॉरी, CO यहां पर बिहेव करेगा फ्लक्स का, SiO2 इज इंप्योरिटीज, फ्लक्स। ये यहां पर किसका काम करेगा बेटा,
इंप्योरिटीज गेन पार्टिकल्स, और ये कौन है, फ्लक्स है, तो फ्लक्स और गेन पार्टिकल्स मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, स्लैग। तो स्लैग यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा जिसको हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और स्लैग हल्का होने की वजह से ये आयरन के ऊपर रहता है, और मोल्टन आयरन धीरे 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 कहाँ जाएगा, नीचे, और हम लोग उसको यहाँ पर निकाल लेंगे। तो अब ये जो आयरन निकला अभी भी इसके अंदर कुछ परसेंट इंप्योरिटीज थी, तो जो आयरन यहाँ से निकलेगा कंटेनिंग सम इंप्योरिटीज इज नोन एज पिग आयरन। कौन सा आयरन बोलते बेटा, उसको हम लोग पिग आयरन बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अब वो इंप्योरिटीज कौन कौन सी होगी मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं। यहाँ पर जो इंप्योरिटीज मेनली होंगी वो इंप्योरिटीज हमारे पास बेटा यहाँ पर होंगी कौन कौन सी, सिलिकॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकती है, मैग्नीज हो सकती है। क्लियर है आप लोगों को। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये हमारा कौन सा आयरन निकलेगा, यहाँ से पिग आयरन निकलेगा, जिसके पास कुछ इंप्योरिटीज हो सकती है, कौन कौन सी, सिलिकॉन हो सकता है, कार्बन हो सकती है, फॉस्फोरस हो सकती है, ईटीसी। क्लियर बेटा आप लोगों को बात। उसके बाद मैं आप लोगों से दूसरी बात करता हूं, और दूसरी बात क्या है जरा ध्यान से सुनिए। एक होता है कास्ट आयरन, बेटा वो आयरन जिसके अंदर 3 से 4% कार्बन प्रेजेंट होता है। क्लियर आप लोगों को। उस आयरन को कौन सा आयरन बोलते हैं, कास्ट आयरन। और बेटा एक होता है रोट आयरन, बेटा वो आयरन जिसके अंदर ओनली 0.5% कार्बन प्रेजेंट होता है, वो हमारा कौन सा आयरन कहलाएगा बेटा, रोट आयरन। और रोट आयरन हमारे आयरन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। समझ में आई आप लोगों को बात। तो इस प्रकार से हम लोग नाम तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। क्लियर आप लोगों को बात। तो ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट करते रहना, साथ साथ ये चीजें आपको हेल्पफुल मिलेंगी। मैंने पूरा चार्ट बना दिया आप लोगों के लिए। सो प्लीज आप इस एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और जिंक को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। सो आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।